जैन सभी प्यारे साथियों को मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे कि आप सभी को पता है हम आप सभी के एग्जामों की डेट घोषित हो चुकी है। ठीक है, जल्द ही आपके एडमिट कार्ड भी जारी होने वाले हैं। तो आज हम लोग जियोग्राफी का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, नदियों के विषय में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि नदियों से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग नदियों से रिलेटेड लगभग 8 क्लासें लेने वाले हैं, जहां पे भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सारी नदियों को हम लोग कवर करने वाले हैं। चाहे वो हिमालयी नदियां हो या फिर आपकी प्रायद्वीपीय नदियां हो, एक एक नदी के विषय में हर एक चीज को हम लोग कन्फर्म करेंगे। नदी के साथ साथ बहुत सारी चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, उसकी सहायक नदियां कितनी है और इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र कितना है और इन नदियों पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन कौन से बांध हैं और इन किन राज्यों में स्थित है। ये सारी जो है चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सभी लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हिमालयी नदियां और जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उन नदियों में अंतर क्या है। यही से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग जो ये पता हो या कुछ ऐसा लग रहा हो कि ये चीज छूट रही तो आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि हिमालयी पर्वत की नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, जो प्रायद्वीपीय नदियां इनमें क्या चीजें हैं, इनकी क्या खासियत है और हिमालयी नदियों की क्या खासियत है। तो सबसे पहली खासियत जो है, ठीक है, जो सबसे मेन इसके जो वो है, हिमालय पर्वत की नदियां अधिक लंबी होती है। ठीक है, जो हिमालयी नदियां होती है जैसे कि आपकी गंगा नदी है, ये हिमालय पर्वत से निकलती है तो इसकी लंबाई आपको पता है। यमुना नदी आपकी जो है वो भी हिमालयी नदियां है, ये भी ठीक ठाक लंबाई इसकी है और भी बहुत सारी नदियां हैं। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होती है इनकी लंबाई कम होती है, ये कम लंबी होती है। ठीक है, तो पहली पहचान आपको पता होना चाहिए, हिमालयी नदियां जो होती है वो लंबी होती है और पठारी नदियां ज्यादा लंबी नहीं होती। आगे बात करें, हिमालयी नदियां जो होती है, दूसरा पॉइंट, हिमालयी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र काफी बड़ा होता है। ठीक है, जो जल ग्रहण क्षेत्र होता है वो काफी बड़ा होता है। अगर बात करें प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का तो इनका जो जलग्रहण क्षेत्र होता है प्यारे साथियों ये काफी छोटा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, हिमालयी जो नदियों की संख्या अधिक है। ठीक है, भारत में देखा जाए तो जो हिमालयी नदियां हैं इनकी संख्या अधिक है। अगर बात करें, ठीक है, अगर बात करें प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं इनकी संख्या भारत में कम पाई जाती है। आगे बात करेंगे, हिमालय नदी गहरे गार्ज यानी महाखड्ड बनाती है। ठीक है, गार्ज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बात करें तो ये उथली घाटी में बहती है, यानी कि जिस एरिया में बहती है वो ज्यादा गहराई नहीं होती इनमें, ये उथले भाग पर बहना पसंद करती है। और जो हिमालयी नदियां होती हैं वो काफी गहराई से बहती हैं, यानी गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, ठीक है, हिमालयी नदियां जो है ये विसर्प बनाती है। प्यारे साथियों क्या बनाती हैं, हिमालयी नदियां विसर्प बनाती हैं तथा मार्ग भी परिवर्तित करती हैं। तो विसर्प आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों, ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। विसर्प क्या होता है आपको बता देते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये विसर्प यानी टेढ़ा मेढ़ा आकार में बहती है। ठीक है, तो हिमालयी नदियां विसर्प बनाती है और मार्ग भी परिवर्तन करती है, थोड़ा बहुत मिट्टी काट के अपना जो मार्ग होता है उसको भी बदल लेती है। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय पठार की नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होती है अपेक्षाकृत सीधा मार्ग अपनाती है, यानी बहने के लिए ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं अपनाती, ज्यादातर ये सीधे मार्ग को अपनाती हैं तथा मार्ग नहीं बदलती। ठीक है, ये एक एरिया से बहती, जैसे मान लो कि ये इधर से बहती हुई जा रही है तो ये नदी ज्यादातर ऐसे ही बहती जाएगी, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन ये ज्यादा रास्ता नहीं बदलती है। तो प्यारे साथियों आप सभी लोग बताएंगे ये जो जानकारी है आपको कैसे लगी है। तो आप दोनों को यानी हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं इन दोनों में क्या अंतर है इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को ये सारी चीजें पसंद आई होंगी और समझ में भी आई होंगी। आगे बात करेंगे, हिमालयी नदियां जो होती है जहाज रानी तथा सिंचाई के अनुकूल होती है। ठीक है, और जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है जहाज रानी तथा सिंचाई के अनुकूल नहीं होती, यानी इसमें जो जहाज वगैरह होते हैं ये नहीं चल सकते। ये जो क्यों, क्योंकि जहाजों को चलने के लिए गहराई चाहिए और ये क्या हमने अभी आपको बताया उथले भाग में बहती है। हालांकि यहाँ भी समस्या है, ये जैसे कि आपको पता है इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया यानी प्रयागराज से हल्दिया तक हमारा एनएच वो क्या बोलते हैं नेशनल वाटर मार्ग फर्स्ट है। ठीक है, तो जो ये बह तो सकती है हिमालय नदियों में, जहाजें तो बह सकते हैं लेकिन समस्या यह आती है कि उनपे जो बने हुए ब्रिज पुल
नदियों के ऊपर देखा होगा थोड़ी थोड़ी देर पर हर नदी पे पुल बने हुए हैं, तो इसकी वजह से इनको हम लोग जहाज रानी के रूप में प्रयोग नहीं कर पाते हैं या जहाज मार्ग के रूप में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी समस्याएं भी रहती है, लेकिन बहने के योग्य होती है। आगे बात करेंगे, ये सदा नीरा होती है। ठीक है, सदा नीरा नदी तथा बाल्यावस्था में है। ठीक है, सदा नीरा का मतलब ये लगातार बहती रहती है हिमालयी नदियां, और ये मौसमी नदियां तथा पौधावस्था में होती है। मौसमी नदियों का मतलब जैसे कि बारिश में पानी हुआ और ये उस समय बहना शुरू कर देती है, जैसे ही ठंड आती है उसके बाद गर्मी आती है, फिर ये धीरे धीरे करके सूख जाती है। तो याद रखना, जो हिमालयी नदियां हैं वो सदा नीरा यानी हमेशा बहने वाली नदियां होती है, और जो पठारी नदियां हैं, प्रायद्वीपीय पठारी नदियां हैं, ये क्या होती है, पौधावस्था में होती है, और इन्हें मौसमी नदियों के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करेंगे, हिमालय नदी बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। जितनी भी हिमालय नदी होती है ज्यादातर ये कोई ना कोई डेल्टा का निर्माण कर रही है। ठीक है, जैसे कि आप अभी आगे पढ़ेंगे सुंदरबन डेल्टा वगैरह के विषय में। लेकिन अगर इसमें हम बात करें, प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं अपेक्षाकृत छोटे डेल्टा बनाती है, ज्यादा बड़े डेल्टा का निर्माण नहीं करती, यानी मिट्टी का ज्यादा कटान नहीं करेंगी। अगर मिट्टी का बहाव नहीं होगा, कटान नहीं होगी, तो कहां से जो है डेल्टा का निर्माण होगा। तो ये सारे पॉइंट है, इनकी स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे हम बात करेंगे, हम सिंधु नदी तंत्र की। ठीक है, क्या है सिंधु नदी तंत्र, आज इसको हम लोग विधिवत समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये आपका भारत का नक्शा, ऊपर का भाग है, उत्तरी भाग दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका भारत का नक्शा, इसका कलर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, हाँ। हाँ, ये भारत का आपका नक्शा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये भारत का आपका नक्शा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये इधर से आपका भारत का नक्शा जो दिखाई दे रहा है, ऊपरी भाग यानी उत्तरी नक्शे का जो उत्तरी भाग है ये आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें अच्छे से हम लोग आज नदियों को समझने वाले हैं। ठीक, ये जो आपका भारत का नक्शा। ठीक है, अब देखिए, देखना क्या है, सबसे पहले हमारा जो मानसरोवर पड़ता है, यानी कि ये वाला स्थल। ठीक है, ये मानसरोवर जो आपका पड़ता है, कौन सा झील है, मानसरोवर झील। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी सिंधु नदी है कहां से निकलती है प्यारे साथियों, ये मानसरोवर झील से निकलती है। और निकलने के बाद, ठीक है, मानसरोवर से निकलने के बाद, ठीक है, ये मानसरोवर से निकलने के बाद ये इधर से बहती हुई, ठीक है, कहा, ये बहती हुई इस वाली मार्ग से इधर चली जा रही है। ठीक है, और खंभार की खाड़ी में गिर जा रही है प्यारे साथियों। कहां पर गिर रही है, खंभार की खाड़ी में गिर रही है। तो इससे पहले हमको पता होना चाहिए जो सिंधु नदी है कहां से निकलती है प्यारे साथियों, मानसरोवर झील से निकलती है। उसके बाद ये इधर आके, ठीक है, इधर बहते हुए इधर आती है, और यहाँ पे पाकिस्तान होती है, इस एरिया से होते हुए पाकिस्तान की ओर बह जाती है। पहली बात। दूसरा पॉइंट हम याद करेंगे, और एक दो नदियां हैं उनको भी हमें पढ़ना है, कहां पर कैसे मिलती है उनके विषय में बात करेंगे। फिर दूसरी जो हमारी नदी है, एक हमारी नदी है ब्यास नदी। ये आपकी ब्यास नदी जो है ये ब्यास कुंड से निकलती है। कहां से निकलती है प्यारे साथियों, ब्यास कुंड से निकलती है। इससे पहले हमारी एक और नदी है, उसको भी हम देख लेते हैं, राकसताल नामक झील है। ठीक है, एक राकसताल नामक झील है, और इस राकसताल नामक झील से हमारी सतलज नदी निकलती है। ये सतलज नदी हमारी यहाँ पर बह रही है, और सतलज नदी बहते हुए आगे आकर, ये जो है आगे आकर कहां पर मिल जाती है, ये सारी जो नदियां हैं ये सिंधु नदी से मिल जाती हैं। इसको समझने का आप प्रयास करिएगा। ठीक है, अब देखिए, जब हमारे यहां से सतलज नदी निकली, सतलज नदी से यहां पर हमारी कौन सी नदी निकल रही है, ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकल रही है, और इस वाले रास्ते से मिलकर हमारी सतलज नदी में मिल जाती है। याद रखना इसको, कहां पर मिल जाती है, सतलज नदी से हमारी जो ब्यास नदी है ये इस वाले स्थान पर मिलती है, और इस स्थान का नाम है हरिके बैराज। ठीक है, जहां पर मिलती है, याद रखना, ये कई बार पूछा गया कि किन दो नदियों के संगम पे हरिके बैराज स्थित है, तो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज स्थित है, इसको याद रखना है। ठीक है, कौन सा बैराज, हरिके बैराज स्थित है। और प्यारे साथियों आगे देखना, इस हरिके बैराज से ही भारत की सबसे बड़ी जो नहर है ये इंदिरा नहर। कौन सी नहर, इंदिरा नहर। इस वाले एरिया से यानी हरिके बैराज से ही इंदिरा नहर का निर्माण होता है। और इंदिरा नहर आप सभी को प्यारे साथियों पता है भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो कि राजस्थान वाले एरिया में बहती है। तो इसको याद रखना है, कौन सी नदी थी, सतलज नदी। सतलज नदी से आकर कौन सी नदी मिली, ब्यास नदी, और यहां पर एक बैराज का निर्माण करती है, हरिके बैराज के नाम से जाना जाता है। इसी हरिके बैराज से एक नहर का निर्माण हो रहा है, उस नहर का नाम है इंदिरा नहर। प्यारे साथियों ये बात आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे सतलज नदी बह रही है। आगे आने के बाद
यहां से एक और नदी बह रही है, जिस नदी का नाम है कौन सी, रावी नदी। ये रावी नदी आपकी निकल रही है और रावी नदी इधर बहते हुए चली आ रही है। ठीक है, इधर एक रावी नदी आ रही है, उसके ऊपर एक यहां से चिनाब नदी निकल रही है। ठीक है, बेरीनाग झील से, इसको याद रखना है। कौन सी, चिनाब नदी है। ठीक है, इधर से आपकी चिनाब नदी आ रही है। अब ये चिनाब नदी इधर से जब बहती हुई आ रही है, ठीक है, अब यहां पर कौन सी नदी मिल जाती है, रावी नदी चिनाब से मिल जाती है, और ये वाली नदी आगे आकर ये भी इसी में मिल जाती है, यानी सिंधु नदी में मिल जाती है। यानी कि आपको यह पता होना चाहिए जितनी भी नदियां हैं इन्हें हम पंच नद के नाम से भी जानते हैं। ये सारी नदियां लास्ट में आने के बाद कहां पर मिल रही है, सिंधु नदी से मिल रही है, और सिंधु नदी लास्ट में खंभार की खाड़ी में गिर जाता है। यह बात आपको उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। एक चीज और, आप लोग बताएंगे कि सिंधु जल समझौता, इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। सिंधु जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था और कब हुआ था? ठीक है, और इस सिंधु जल समझौता के तहत कितना परसेंट पानी भारत यूज करेगा और कितने परसेंट पानी वो देश यूज करेगा जिसके साथ हमारा समझौता हुआ है? तो ये 3 आंसर देंगे। सिंधु जल समझौता कब हुआ, किसके बीच हुआ, किन दो देशों के बीच। तीसरा है कि इसमें कितने परसेंट पानी भारत यूज करेगा और जिस देश के साथ समझौता हुआ है वो देश कितना पानी यूज करेगा। ये 3 आंसर आप लोगों को कमेंट में बताने हैं, फिर बाद में इन पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसको इधर समझ लीजिए, अगर वहां पे आपको समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो इधर समझिए। सिंधु पंचनद, ठीक है, सिंधु प्लस पंचनद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये 5 नदियां हैं, इन 5 नदियों के जो प्राचीन नाम है इन पे हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक नदी जो झेलम है, झेलम नदी का पुराना नाम क्या था प्यारे साथियों, वितस्ता। क्या था, वितस्ता। ठीक है, इसको याद रखना है। दूसरी जो नदी है चिनाब, चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था प्यारे साथियों, अस्कनी के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, अस्कनी के नाम से जाना जाता था। अगली जो जो नदी थी रावी, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था, पारूसड़ी नदी। क्या नाम था प्यारे साथियों, पारूसड़ी नदी के नाम से जाना जाता था। आगे एक नदी थी ब्यास, ब्यास नदी को किस नाम से जानते थे प्यारे साथियों, विपासा। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या था, विपासा। अगली नदी आपकी है सतलज, और सतलज नदी को किस नाम से जानते थे, सतुद्री के नाम से जानते थे। तो ये 5 पॉइंट है, इनको याद रखना है। ये पंचनद के नाम से 5 नदियां जानी जाती हैं, और इन पंचनद जो 5 नदियां हैं इनके पुराने नाम क्या थे, इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो या फिर खुद के नोट्स बनाओ, वो सबसे बेहतर होता है। ठीक है, अब आपसे पूछेगा क्या, जैसे कि आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछ सकता है, कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है प्यारे साथियों, आपसे पूछेगा निम्न में कौन पंचनद में शामिल नहीं है। तो पंचनद में कौन शामिल नहीं है, ब्यास, रावी, झेलम, सिंधु। तो प्यारे साथियों आप देख सकते हो झेलम भी है, रावी भी है, ब्यास भी है। तो कौन सी नहीं है, सिंधु जो आपकी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिंधु शामिल नहीं है। तो ये 5 नदियों के प्राचीन नाम आप सभी लोग याद रखेंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे हर एक नदी के विषय में, हर एक महत्वपूर्ण चीज, जितने भी आपके एग्जाम में आने वाली चीजें हैं सब क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नदी, और नदी का स्रोत क्या है और किस स्थान से निकलती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी नदी है सिंधु, प्यारे साथियों इसको याद रखना है, कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी कहां से निकलती है प्यारे साथियों, तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। और मानसरोवर झील कहां स्थित है, तो प्यारे साथियों ये तिब्बत में स्थित है। कहां पे स्थित है, यह तिब्बत में स्थित है। दूसरी जो आपकी नदी है झेलम, तो झेलम नदी जो आपकी है ये कहां से निकलती है, झेलम नदी जो है बेरीनाग झील से निकलती है। और बेरीनाग झील जो है ये कहां पर है, तो बेरीनाग जो झील है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है प्यारे साथियों। कहां पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आगे हम बात करेंगे चिनाब नदी की। जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी प्यारे साथियों कहां से निकलती है, बारालाचा दर्रे से निकलती है। कहां से, बारालाचा दर्रे से निकलती है। और बारालाचा दर्रा कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहां पे, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे हम बात करेंगे रावी नदी की। तो रावी नदी कहां से निकलती है, रावी नदी प्यारे साथियों हिमाचल जो रोहतांग दर्रे से निकलती है। और रोहतांग दर्रा कहां पर स्थित है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे हम बात करेंगे ब्यास नदी की। ठीक है, किसकी, ब्यास नदी की। तो ब्यास नदी प्यारे साथियों कहां से निकलती है, ब्यास नदी प्यारे साथियों ब्यास कुंड से निकलती है। और ब्यास कुंड अगर पूछा जाए आपसे कहां स्थित है, तो ब्यास कुंड भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसको याद रखना है। अगली आपकी नदी है सतलज नदी। अगर पूछे सतलज नदी कहां से निकलती है, तो राकस-ताल से। कहां से निकलती है, राकस-ताल। और इसी को कहीं कुछ लोग जो होते हैं कुछ किताबों में राक्षस-ताल भी बोल देते हैं, तो आपको फिलहाल राकस-ताल को ज्यादा याद रखना है। ठीक है, सतलज नदी कहां से निकलती है, राकस-ताल से निकलती है। और राकस-ताल कहां पर पड़ता है, तो प्यारे साथियों ये कहां पर पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है। इसको आप सभी को याद रखना है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सिंधु नदी। सिंधु नदी जो तंत्र है इसकी हम बात करेंगे।
ठीक है, एक एक नदी के विषय में हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एक एक चीज को यहाँ पर हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो बात करेंगे सिंधु नदी की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सिंधु नदी में यह एक ट्रांस हिमालयी नदी है। क्या है? यह एक ट्रांस हिमालयी नदी है, सबसे पहली बात। दूसरा पॉइंट आप याद रखना है कि सिंधु नदी की जो लंबाई है प्यारे साथियों कितनी है, तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर। कितनी है? 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई कितनी, यानी भारत में सिंधु नदी कितना बहती है, तो भारत में प्यारे साथियों 1114 किलोमीटर। कितनी? 1114 किलोमीटर ये भारत में बहती है। तो ये सारे पॉइंट है, इनको याद रखना है, बेसिक चीजें हैं। अभी हम सिंधु नदी के विषय में और गहराई में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और गहराई में पढ़ने वाले हैं। तो ये दो तीन चीजें इनको याद रखना है। यह एक ट्रांस हिमालयी नदी है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई जो है 1114 किलोमीटर, यानी इतनी बहती है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे हम बात करेंगे ठीक है। अब देखिए, अब सिंधु नदी को आप सबसे पहले देखिए कि सिंधु नदी प्यारे साथियों निकलती कहां से। अब आपके समझ में पूरी चीजें आने वाली है। अभी आपको जब बता रहे थे हो सकता है उस समय समझ में ना आई हो, लेकिन अब इसको समझने का प्रयास करिएगा। ये आपकी सिंधु नदी है जो कहां से निकल रही है। सिंधु नदी हमारी जो है ये मानसरोवर झील से निकल रही है। कहां से निकल रही है? मानसरोवर झील से निकल रही है। अगर पूछे कि सिंधु नदी किस ग्लेशियर से निकल रही है, तो बोखरचू ग्लेशियर से। प्यारे साथियों कौन सा ग्लेशियर है? बोखरचू ग्लेशियर से निकल रही है, इसको याद रखना है, ठीक है। अगर आपसे आगे पूछे कहां से निकल रही है, बोखरचू ग्लेशियर, या फिर इसी को शेरमुख भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शेरमुख, ठीक है, सिंघी खंभान भी बोल देते हैं, याद रखना शेरमुख। फिर आपसे पूछता है कि जो सिंधु नदी है प्यारे साथियों, सिंधु नदी जो है ये भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको याद रखना है। अब सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकली, इधर बहते हुए जब यहाँ पर आई तो ये भारत में प्रवेश कर रही है, ठीक है। अब ये भारत में जब प्रवेश कर रही है तो इस स्थान का नाम क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया है कि सिंधु नदी जहां पे भारत में प्रवेश करती है उस स्थान का नाम क्या है प्यारे साथियों। तो याद रखना दमचौक। क्या नाम है? दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। फिर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अब ये सिंधु नदी इधर से बहते हुए जा रही है, ठीक है, इधर ये देखो ये गार्ज का भी निर्माण कर रही है। तो ये पूछा जाता है कि बुंजी जो गार्ज है, क्या नाम है? बुज्जी गार्ज, इस गार्ज का निर्माण किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो सिंधु नदी के द्वारा किया जाता है। इस गार्ज की खासियत क्या प्यारे साथियों, इसको बना भी सकते हो। जो बुंजी गार्ज है यह विश्व का सबसे बड़ा गहरा गार्ज है, ठीक है, इसको लिख लेना है। क्या है? जो बुंजी गार्ज है यह विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, इसको याद रखना। किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? सिंधु नदी के द्वारा बनाया जाता है। आगे, अब सिंधु नदी ये भारत से पाकिस्तान की ओर प्रवेश कर चुकी है। तो अभी आपने पढ़ा कि सिंधु नदी भारत में जहां पे प्रवेश करती है वो कौन सा स्थान है, उसे क्या बोला जाता है? दमचौक नामक स्थान पे प्रवेश करती है। फिर आपसे पूछ रहा, अब सिंधु नदी भारत से बाहर जाती है यानी पाकिस्तान में कहां पर प्रवेश करती है? तो चिल्लास नामक स्थान पे प्यारे साथियों, कहां पर? चिल्लास नामक स्थान पे पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो दोनों पॉइंट याद रखना, प्रवेश करती है भारत में दमचौक नामक स्थान पर, और भारत से बाहर कहां पर जाती है? तो चिल्लास नामक स्थान पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है। आगे हम बात करेंगे, आगे बात करेंगे सिंधु नदी का उद्गम, ठीक है। तो सिंधु नदी का उद्गम अभी आपको हमने बता ही दिया है, फिर से एक बार देख लेते हैं। सिंधु नदी का उद्गम कैलाश पर्वत के समीप स्थित बोखरचू ग्लेशियर के मानसरोवर झील से होता है। कहां से होता है? बोखरचू ग्लेशियर ठीक है, के मानसरोवर झील से होता है। फिर आगे बात करें, सिंधु नदी भारत के दमचौक लद्दाख में प्रवेश करती है तथा चिल्लास यानी जम्मू कश्मीर से बाहर निकल जाती है। दोनों चीजें अभी आपको हमने बताया कहां पर प्रवेश करती है, दमचौक, और दमचौक जो स्थान है कहां पड़ता है प्यारे साथियों? लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। और फिर उसके बाद चिल्लास के पास वो पाकिस्तान निकल जाती है, तो चिल्लास जो पड़ता है यानी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। आपसे पूछेगा कि सिंधु नदी कहां पर गिर जाती है प्यारे साथियों, तो पाकिस्तान के रास्ते बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। ये बातें आपको याद रखनी। फिर एक और पॉइंट पूछा जाता है कि जो सिंधु नदी है किन दो श्रेणियों के मध्य बहती है? तो सिंधु जो नदी है यह लद्दाख तथा जास्कर श्रेणियों के मध्य में बहती है। किसके मध्य में? लद्दाख तथा जास्कर श्रेणी के मध्य में बहती है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, ठीक है। सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, तो इनको आप लिख सकते हो। कौन कौन से? गिलगित है, ठीक है, काबुल है, सिगार है, हुंज है, हुंजा है, ठीक है एक है ट्रांस है, एक है नुब्रा तथा पंचनद, ठीक है। पंचनद यानी वो 5 नदियां, कौन सी? जैसे ब्यास, झेलम, सतलज,
जितनी भी नदियां, ये पंच नदी, ये भी इसी की सहायक नदियां है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सिंधु नदी बिल्कुल समझ में आई होगी। प्यारे साथियों, कल से हम लोग जो है नदियों का सिलसिला, आज बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने एक सिंधु नदी को आज कंप्लीट किया। कल से हम लोग सारी नदियों को जो है विस्तार से पढ़ने वाले हैं, और आगे की जो क्लासें हैं बहुत ही अच्छी और बहुत ही मस्त रहने वाली है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो सके। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।